कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ओमान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी मतलब है कि अगर अव्वल तो तामीर नौ मुमकिन ही नहीं होगी, अगर मुमकिन हुई भी तो उसको कई साल लग जाएंगे। खलीजी रियासतें जो हैं वो अमेरिका की ख़ास तौर से मिन्नत समाजत कर रही हैं कि जनाब आप किसी तरीके से हमले ना करें, क्योंकि आप हमला करेंगे तो ना चाहते हुए भी जो है उसका निशाना बन जाते हैं ईरान का। के बाद आपको लगता है कि मुस्तकबिल में जरूरत होगी ईरान और अरब ममालिक के दरमियान भी ऐसी किसी मुआहदे की कि जिसमें ये आपस में एक दूसरे को खतरा जो है वो ना महसूस करें, और उसमें पाकिस्तान का कोई रोल आप देख रहे हैं? उसने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है, कतर, कुवैत की दिलचस्पी बढ़ गई है कि इसी किस्म का जो दिफाई मुआहदा है पाकिस्तान के साथ उनका भी होना चाहिए। जो पाकिस्तान का किरदार है वो सिर्फ खलीजी रियासतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे के पूरे वेस्ट एशिया तक फैल सकता है। तवक्को की जा रही थी कि ये अगर अमेरिका और इसराइल सपोर्ट करेंगे तो वो शायद रजीम चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंज नहीं हुई। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कैबिनेट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, रिपब्लिकन इनफैक्ट प्रेशर में है। इनको बड़ा खातिर ख्वाह नुकसान हो सकता है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में, और अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट बिल्कुल वाजे। अभी भी वो कहते हैं कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर वो ऐसा कर भी दें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल वो ईरान से नहीं ले सकेंगे, और ये अमेरिकन को पता है। फ्रस्ट्रेशन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही हैं, पहाड़ों में हो सकता है ये यूज करें ताकि वहां पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब भारतीय हुकूमत आप देखें कि अपनी जो सारी डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है या जियो पॉलिटिक्स में वो अपनी नेवी का किरदार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेवी एक ऐसी फोर्स है जो दागदार नहीं है फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त यहाँ तक तो मामला सेटिंग है, दोनों एक दूसरे पर हमले नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान मुसलसल इसकी तरदीद कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ईरान और ओमान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक बड़ा मसला है अब इस जंग को लेकर, उस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई चीज़ें सेटल होती हैं तो वो अमेरिका को काबिल कबूल होंगी, दीगर अरब ममालिक को काबिल कबूल होंगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सेटलमेंट हो सकती है, प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय हो जाते हैं तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि आगे ईरान और दीगर अरब ममालिक के दरमियान भी मामला जो है उनको किसी तरह सेटल किया जाए, और अगर है तो उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर बात करेंगे भारत की, जो अपनी नेवी को लेकर एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम उसने फाइनल किया है। 28 अरब डॉलर्स इसमें वो सबमरीन्स ले रहे हैं, वॉरशिप्स ले रहे हैं, फिर ब्लू वाटर फोर्स बनाने का इरादा रखता है भारत। तो ये ब्लू वाटर फोर्स क्या है, और ये जो 28 अरब डॉलर्स के अब वो नए वॉरशिप्स खरीदने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इससे पाकिस्तान को किसी तरह को कोई खतरा है या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, सीनियर सफारतकार हैं, पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। इसके अलावा चीन और अमेरिका में भी पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये ईरान और अमेरिका का जो मामला है ये आपको किस रुख पर जाता दिखाई दे रहा है? बहुत अरसे से इस बहस का आगाज हुआ कि शायद अब चीज़ें दोबारा इंस्टिगेट नहीं होंगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन फिर दोबारा जंग का आगाज हो जाता है। अभी अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ, ईरान मुसलसल इसकी तरदीद कर रहा है। तो ये डिनायल मोड ईरान की तरफ से क्यों है इस वक्त आपके नज़दीक? जब सदर ट्रंप इस किस्म के बयान देते हैं तो उससे मंडियों में इस्तेहकाम पैदा होता है और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो मीशत है उसको भी सहारा मिलता है। वो जानबूझ के इस किस्म के बयान देते हैं। वैसे थोड़ी सी उसमें सदाकत भी थी, क्योंकि ओमान और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर वो किसी कुल्लिये के ऊपर, किसी फार्मूले के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वो समझे कि अमेरिका को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। लिहाजा कल जो है अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने यह वजाहत की थी कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ओमान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये उस वक्त जो है डायनामिक्स चल रही हैं। आप देखिए कि इसके बाद जो है क्या सूरत हाल बनती है। वैसे मैं आपके सवाल का ये जवाब दे दूँ कि इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन जो है जंग नहीं चाहते, वसी पैमाने पर जंग नहीं चाहते। उन्होंने भी बड़ी मेहनत से और पाकिस्तान की मेहनत की वजह से
मुफाहमती यादाश्त बन चुकी है और उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा सकता, उसमें तरमीम भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके बाद ये पूरे का पूरा जो सिफाती फार्मूला था ये तितर बितर हो जाएगा, इसका शिराजा बिखर जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसी यही बुनियाद है, इसी की तरफ उनको लौटना पड़ेगा। अगर उन्होंने और बमबारी की ईरान के ऊपर और ईरान ने जो है खलीजी रियासत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीबात जो है उनको तबाह कर दिया, तो आप सोचिए कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी मतलब है कि अगर अव्वल तो तामीर नौ मुमकिन ही नहीं होगी, अगर मुमकिन हुई भी तो उसको कई साल लग जाएंगे। लिहाजा वाशिंगटन में भी ये एहसास है और तेहरान में भी कि ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और खलीजी रियासतें जो हैं वो अमेरिका की ख़ास तौर से मिन्नत समाजत कर रही हैं कि जनाब आप किसी तरीके से हमले न करें, क्योंकि आप हमला करेंगे तो असल में हम ना चाहते हुए भी जो है उसका निशाना बन जाते हैं ईरान का। और इसलिए जो है इसी वजह से जो उन्होंने सलाह दी अभी अमेरिका आर्जी तौर पर रुका है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जो ओमान और ईरान के मुज़ाकरात से मुतल्लिक बात की, आपने हरमुज़ के हवाले से, अब दो तीन चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं कि ईरान ने ये तजवीज़ दी है कि जो बहरी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दाखिल होंगे उनका कंट्रोल ईरान के पास रहे, और जो यहाँ से वापस जाएं वो ओमानी रास्ता जो है वो उसको इस्तेमाल करें, ताकि ईरान चेक रख सके कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर जा रही हैं वो ईरान के लिए किसी तरह कोई खतरा है या नहीं। दूसरा, टोल के हवाले से भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये जो ईरानी तजावीज़ हैं ये अमेरिका या जो दीगर अरब ममालिक हैं उनके लिए काबिल कबूल होंगी? मुझे ये मालूम नहीं कि अब तक जितनी भी बातचीत हुई है ईरान और ओमान के दरमियान उसकी ने कोई हतमी शक्ल इख्तियार की है या नहीं, क्योंकि एक तजवीज़ ओमान की थी शुरू में, उससे 3 राहदारियाँ जो है वो प्रपोज़ की थी। उसमें से एक जो है शुमाली राहदारी थी, एक जनूबी राहदारी थी। शुमाली जो है वो ईरान के साहिल के साथ मुत्तसिल थी, जो जनूबी थी वो ओमान के साहिल के साथ जुड़ी हुई थी, और उसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी मदद कर रही थी। और वहीं से जो है मेरा ख्याल है कि पिछले चंद रोज़ में जो है ना तकरीबन 3 से 5 मिलियन बैरल ऑयल के रोज़ाना गुजरते हैं। हालांकि बहुत से जो हैं वो शुमाली राहदारी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी राहदारी उन्होंने बताई थी कि इंटरनेशनल राहदारी होगी, जो 28 फरवरी जंग के आगाज़ से पहले की राहदारी होगी जी। अच्छा, ईरान ने उसके ऊपर एतराज़ किया था और उसके बाद जो अब उनकी गुफ्तशुनीद जारी है। इसमें यह है कि जो दरमियानी रास्ता तो वो यही है कि अगर ये कह दें कि एक इनकमिंग के लिए ईरान का रास्ता इस्तेमाल कर लिया जाए, आउट गोइंग के लिए ओमान का रास्ता इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन ओमान का जो रास्ता है वो आइडियल रास्ता नहीं है। आइडियल रास्ता या तो इंटरनेशनल है या ईरान वाला रास्ता है। उसकी वजह यह है कि ईरान के वाटर, जो ओमान के वाटर्स हैं वो शैलो हैं। दूसरा ये मैं कहूँ कि ये जो जब ये हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएं तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका उनको मान जाएगा। जो आपने इसका जो नक्शा खींचा है वो विन विन लग रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका जो है, अमेरिका क्योंकि इस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है कि आबना हरमुज़ खुले, और अगर वो आबना हरमुज़ खुलती है तो ईरानियों का मुतालबा ये है कि बहरी मुहासरा जो नेवल ब्लॉकेड है वो ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जो है बहुत से अमूर तय करने हैं, लेकिन ये बुनियादी शर्त है। तो जो इसका खाका नज़र आ रहा है और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने हमलों को मौखर किया है, इससे लग रहा है कि इसमें कोई उम्मीद की किरण मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, इनिशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो दोनों ममालिक को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रजामंद किया, और अब अगर ये मुज़ाकरात का दौर भी कामयाब हो जाता है, दोनों ममालिक अल्टीमेटली डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है अब ये सारे मामलात हैं और इसके तहत अब आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ज़रूरत होगी ईरान और अरब ममालिक के दरमियान भी ऐसी किसी मुआहदे की कि जिसमें ये आपस में एक दूसरे को ख़तरा जो है वो ना महसूस करें, और उसमें पाकिस्तान का कोई रोल आप देख रहे हैं? पाकिस्तान का रोल पहले से बन चुका है, क्योंकि उसने यानी मतलब हालत जंग में एक तरफ ईरान का एतमाद रखते हुए, जो ईरान का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद था उसको बहाल रखते हुए सालसी का किरदार अदा किया। दूसरी तरफ उसने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है
उसके तहत उसने एक स्क्वाड्रन भी भेज दिया था और साथ जो है एक कोई अफवाज का दस्ते भी भेजे थे, अफवाज के दस्ते भी भेजे थे। तो इस तरीके से ये है कि पाकिस्तान का एक रोल पहले से बन गया है। कतर, कुवैत की दिलचस्पी बढ़ गई है कि इसी किस्म का जो दिफाई मुआहदा है पाकिस्तान के साथ उनका भी होना चाहिए। फिर यह है कि सवाए यूएई को छोड़ के बाकी ममालिक जो है उनका रुझान इस तरफ है कि पाकिस्तान के साथ गहरे मरासम, गहरे ताल्लुकात होने चाहिए। मरासम तो खैर है ही हैं, ताल्लुकात होने चाहिए, दिफाई भी, स्ट्रेटिजिक भी और माशी ताल्लुकात पहले से उसके लिए बुनियादें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान का किरदार है वो सिर्फ खलीजी रियासतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे के पूरे वेस्ट एशिया तक फैल सकता है। यानी मतलब बिलखसूस उसमें 2 वेस्ट एशिया और फिर जो है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि ये 2 और ममालिक जिनने दिलचस्पी का मुजाहरा किया उसमें तुर्की और मिस्र शामिल हैं, ताकि किसी किस्म के जो मुसलमान ममालिक हैं और खलीज और इसके आसपास के जो नेबरहुड है वो अपने अजीम तर मफादात का दिफा कर सकें। अब इसमें ये मैं बताता हूँ कि इसमें आपने जो सवाल पूछा है उसका हल जो था वो खुद मुफाहमती यादाश्त में था, बल्कि खुल के लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जंग के खात्मे के बाद तामीर नौ का अमल शुरू होगा, यानी ईरान की तामीर नौ का अमल शुरू होगा जिसमें खलीजी रियासतें शामिल होंगी। जब वो एक इस किस्म की शराकत का हिस्सा बन जाएं तो फिर तो ये है कि उनमें दुश्मनी नहीं रहेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा मोतरज़ इसराइल है। इसराइल ये नहीं चाहता कि खलीजी रियासतें और ईरान एक दूसरे के करीब आ जाएं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं या उनमें इस किस्म की कॉम्प्लीमेंटैरिटी पैदा हो जाती है कि जो ईरान यहाँ सरमायाकारी करे, ये जो खलीजी रियासतें वहाँ तामीर नौ में इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हों और उसके बाद जो है वैसे भी जो है वहाँ सरमायाकारी करें, तो इससे जो ये आपने जो कहा था कि जो एक हवा खड़ा किया हुआ है कि ईरान और खलीजी रियासतों की दुश्मनी है वो यकीनन कम हो जाएगी। अभी एक और डेवलपमेंट हुई है तो पता नहीं उसकी कैसे डायनामिक्स अनफोल्ड होंगी। वो ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने भी एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए हैं, तो उसमें ये देखना होगा कि यानी क्या मतलब है, उनको किस हद तक इजाज़त दी जाती है यूरेनियम एनरिचमेंट की, सऊदीज़ की बात कर रहा हूँ, या फिर जो है उसके अलावा प्लूटोनियम प्रोसेसिंग की किस हद तक इजाज़त दी जाती है, उनके ऊपर कोई जो है वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म बैठाया जाता है या नहीं बैठाया जाता, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई रोल होगा। फिलहाल उसकी जो माहिदा हुआ उसकी शक्लों में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन जो शुरू में इसका जवाज़ था वो ये था कि सऊदी अरब भी चाहता था कि वो इस्तेदाद जो तेहरान के पास है वो उनके पास भी होनी चाहिए। अब वो जो है, क्योंकि उसने ईरान ने तो अपने जौहरी प्रोग्राम को बहुत ही आगे बढ़ाया हुआ था, अगरचे उन्होंने हथियार नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने 60% इनरिचमेंट कर ली थी और 60 से 90% जाना बहुत आसान होता है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये मुमकिन है, ये मुस्तहसन है और इसमें पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन इसकी मुखालफत वाले भी खासे ताकतवर लोग हैं और सिर्फ इसराइल की बात नहीं, शायद अमेरिका में भी कुछ लोग जो है इसकी मुखालफत करें। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी तफसीलें आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो रियर एडमिरल फैसल अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब हॉर्मुज़ के हवाले से जो बड़ी बहस है, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ईरान कितने अरसे तक इसके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर भारतीय नेवी का जो एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम है, $28 बिलियन के वो अब नए हथियार खरीदने जा रहे हैं, वॉरशिप्स ले रहे हैं, उसका मकसद क्या है और वो पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा है या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम है कि ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि ईरान इस बात की मुसलसल तरदीद कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ईरान इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ओमान के साथ उसके आबना हरमुज़ के हवाले से मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क को लेकर मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका कोई ऐसा सिलसिला, कोई ऐसा मामला कबूल करेगा जो भी सेटलमेंट ईरान और ओमान के दरमियान होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, अरब ममालिक इसको एक्सेप्ट करेंगे? ये एक बड़ा संजीदा सवाल है, प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर ये मुज़ाकरात जो अमेरिका कह रहा है कि हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये कामयाब नहीं होते,
फिर ये खित्ता किस भयानक जंग की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दीगर अरब ममालिक भी वो तैयारी पकड़ रहे हैं और शायद अगर ये जंग नहीं यहाँ पर रुकती तो आगे इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा खौफनाक होगा। प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भारत की, जिसने अपनी नेवी के हवाले से एक सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम अप्रूव किया है और अब भारतीय नेवी लगभग 28 अरब डॉलर्स की खरीदारी करने जा रही है। असलहा ले रहे हैं, वो वॉरशिप्स ले रहे हैं, जर्मनी के साथ वो जो है वो सबमरीन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर भारत चाहता क्या है, जो ब्लू वाटर फोर्स की एक उनकी ख्वाहिश है कि बाय द एंड ऑफ 2035 वो ब्लू वाटर फोर्स बना लें। ये ब्लू वाटर फोर्स क्या है और क्यों भारत ये बनाना चाहता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं मैरीटाइम अफेयर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और पॉजिटिव नोट पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। खबरें ये हैं कि बैक एंड पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और चीज़ें शायद पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? और हम पहले भी ये देख चुके हैं कि मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीज़ें बढ़ रही होती थी, लेकिन ईरान डिनाइल मोड में रहा है। बाद में जब चीज़ें सामने आई तो ईरान ने एक्सेप्ट किया। तो ये डिनाइल मोड जो है ईरान का, इसकी वजह क्या है सर? तो देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों को इस वक्त जो प्रेशर है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा है। ईरान की बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, लीडरशिप खत्म कर दी गई। और अब अगर ईरान इस सब चीजों को ट्रांसलेट नहीं करता विक्ट्री में ऑन टेबल, तो फिर ईरान के अंदर वो जो एक रिजीम चेंज का ख्वाब बहुत अरसे से चल रहा है, यानी ईरान के जो भी दुश्मन हैं जो वो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होता हुआ नजर आ जाएगा। जनवरी में आपने देखा था कि ईरान की पब्लिक बाहर निकली हुई थी रोड्स पे और ये तवक्को की जा रही थी कि ये अगर अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करेंगे तो वो शायद रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंज नहीं हुई रिजीम, और फिर ये जंग मुसल्लत कर दी गई, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम आहंगी है कौम में और लीडरशिप में। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये हम आहंगी उस वक्त तक है जब तक कि ये जो तमाम कुर्बानियां कौम ने दी हैं इनको रियलाइज ना किया जाए, इनको एक्नॉलेज ना किया जाए लीडरशिप की तरफ से। तो ईरानियन लीडरशिप बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर में है डोमेस्टिक ऑडियंस के। सही। और वो एक ना सिर्फ ये कि वो मुज़ाकरात और जो ग्राउंड पे ऑपरेशंस हैं वो कर रहे हैं, बल्कि वो नैरेटिव शेपिंग भी बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि दुनिया से कोई खबरें आती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई मैसेज आता है, लेकिन फौरन ही दूसरी तरफ से ईरान की जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, वो उसकी क्लेरिफिकेशन देती हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। अच्छा, हकीकत ये है, और सेम चीज अमेरिका में भी हो रही है, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कैबिनेट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, रिपब्लिकन से इनफैक्ट प्रेशर में है कि अगर हमें कोई गेन नहीं मिलता ऐसा सब्सटेंटिव किस्म का जिसको हम बेच सकें अमेरिकन ऑडियंस को या अमेरिकन पब्लिक को, तो फिर इनको बड़ा खातिर ख्वाह नुकसान हो सकता है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में। और अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट बिल्कुल वाज़ेह। बिल्कुल ठीक। तो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे देखें, दोनों को ये पता है कि बातचीत के बगैर तो ये मसला हल होने वाला नहीं। सही। अमेरिका ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, अभी भी वो कहते हैं कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर वो ऐसा कर भी दें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल वो ईरान से नहीं ले सकेंगे, और ये अमेरिकन को पता है। और सर ये ईंट से ईंट बजाएंगे कैसे, वो ईरान की ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे? क्योंकि अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका मैक्सिमम जो कुछ कर सकता था अमेरिका ने कर दिया, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है और वो जो बार बार तबाहकुन कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, वो शायद इशारा दे रहे हैं ईरान में कोई न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का। तो आपको लगता है कि जिस कदर फ्रस्ट्रेशन इस वक्त वाइट हाउस में है, अगर ये मामला इनके सेटल नहीं होते तो अमेरिका इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, अमेरिका अब तक दुनिया में वो वाहिद एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है, और वो भी उस वक्त इस्तेमाल किया जब उनको शदीद तरीन फ्रस्ट्रेशन थी, जबकि जंग ऑलरेडी रुकने वाली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको
इस्तेमाल करके और एक नैरेटिव बिल्डिंग की और अपने हक में चीज़ों को टर्न देने की कोशिश की। तो अभी भी आप फ्रस्ट्रेशन लेवल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने इंतहा पे पहुंची हुई है। आप इमेजिन तो करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं जो इस जोम में यहाँ पर आया कि मुझे सुपर पावर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। वेनेजुएला का ऑपरेशन इससे पहले उन्होंने किया जो कि कुछ घंटों का ऑपरेशन साबित हुआ और उनका ख्याल था कि मैक्सिमम 4 दिन में हम ईरान की कैंपेन लपेट देंगे, जी लेकिन नहीं हो सका। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बामायने है, बेमायने नहीं है, बामायने है उनकी फ्रस्ट्रेशन। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कॉर्नर से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है जो पहाड़ों में हो सकता है ये यूज करें ताकि वहां पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज तो सारी है, लेकिन क्या ये चीज अमेरिका के हक में जाएगी? क्या अमेरिका इससे कुछ फायदा हासिल कर सकेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं। देखिए हैदर, एक और भी चीज आपको सोचने की जरूरत है कि कई दिहाइयों से अगर अमेरिका इस खत्ते में मौजूद है तो ईरान के बलबूते पे मौजूद है, और ऐसे ईरान के बलबूते पे जो कि थ्रेट रेडिएट कर सके ताकि खत्ते के ममालिक को ये बताया जा सके कि ये तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। तो अगर आप ईरान को की ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसको किसी काबिल ही नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आपके यहाँ रहने का तो जवाब नहीं रहता ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का है या इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं होता है ईरान को मुकम्मल तबाह करने से। इसीलिए तो वो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और सर इससे पहले आपने थोड़ा सा इशारा दिया था कि अमेरिका जिस तरह की मर्जी कार्रवाई कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना उसके लिए मुश्किल होगा। अभी बातें हो रही हैं, इस्माइल बकाई साहब ने भी इसको कंफर्म किया कि ईरान और ओमान के दरमियान कोई 8-9 रोज से मुज़ाकरात हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क के हवाले से, और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। आपने चूंकि ईरान में सर्व भी किया है, आप वहाँ की अप्रोच को भी समझते हैं, आपको मिडल ईस्ट की अप्रोच का भी अंदाज़ा है। अगर ईरान और ओमान किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री कर देते हैं, कोई इनकी आपस में अग्रीमेंट हो जाता है, आपको लगता है कि उस पर अगर टोल वाला मामला होता है तो वो अरब ममालिक के लिए या अमेरिका के लिए किसी तौर भी वो काबिल कबूल होगा? या ऐसा क्या फ्रेमवर्क हो सकता है जो आप समझते हैं कि सबके जो है वो हक में होगा? देखिए हैदर, इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और दूसरा उस पर टोल लगाना। ये दोनों लाजिम व मलजूम नहीं है, ये दोनों अलग अलग दो शराइत हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहां तक कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ईरान की मजबूरी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल में रखे, इसलिए कि अगर वो नहीं रखेगा तो बाकी दुनिया इसको कंट्रोल करना चाहेगी ताकि ये आइंदा खुली रहे। और अगर ऐसा होता है तो बाकी दुनिया की नेवीज के जहाज ईरान के पानियों में घूम फिर रहे होंगे, जिसका ईरान बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। ईरान की तकरीबन ये एक मजबूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उसने खुला रखना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अमेरिका भी कहता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखें। वो ये नहीं कहता कि आप इसके ऊपर कंट्रोल ना रखें, वो कहता है कि आप इसको खुला रखें। तो ईरान ने जो तजवीज़ ओमान को दी है वो ये है कि जो जहाज पर्शियन गल्फ में, खलीज फार्स में एंटर होंगे वो ईरानी पानियों से एंटर होंगे, और जो वहां से निकलेंगे जिनका खरूज होगा वो ओमानी पानियों से होना चाहिए। ये उसने बेसिकली एक शर्त रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? इसलिए कि देखिए जो जहाज खलीज फार्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ जाएगा, ईरान को उसका पता होगा तो ये कौन सा जहाज है, किस लिए आया हुआ है, कितने दिन यहाँ ठहरेगा, तो ये सारा डेटा और इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। तो ईरान के पास एक हतमी अथॉरिटी होगी कि किस जहाज को उसने एंटर होने देना है, किसको नहीं एंटर होने देना है। ईरान ये गारंटी दे देगा कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, सिर्फ मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके आए, जो कि उसने पहले एमओयू में भी ये गारंटी दी थी। और ईरान शायद ये भी गारंटी दे देगा कि जी मैं हर जहाज को आने दूंगा जो तिजारती मकासद से आएगा। सही। लेकिन ईरान, जाहिर बात है कि कोई जंगी जहाज या कोई ऐसा जहाज जिसके अंदर कोई ममनुआ अशिया हो जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हो, उनको नहीं आने देगा। तो ये एक कैविएट है जो कि जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे, अब आप देखें कि जो बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में, तो अगर उसके जहाज अमेरिका के तो आना चाहेंगे वहां पे अपने फ्लीट हेडक्वार्टर के पास या बाकी मुल्कों की पोर्ट्स पे। ब्रिटेन का बेस है, फ्रांस का बेस है, तो इनके जहाज भी जारी बात है आना चाहिए। तो फिर ईरान की मोनोपली हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल ईरान खित्ते के ममालिक को तंग करेगा, लेकिन ईरान का जो वाहिद मकसद है
वो ये है कि यहाँ पे जो बैरूनी ताकतें आई हुई हैं कई दिहाइयों से, उनको जिसको यहाँ से ईरान चले अपने जाना लिए थ्रेट चाहिए। समझता है। जी तो जी आप अपने लिए थ्रेट समझते हैं, बल्कि अब तो आप देखें इस जंग से तो अमेरिका बेसिकली खलीजी ममालिक के लिए थ्रेट बन गया है कि उनसे बगैर पूछे, उनसे बगैर मशवरा किए जंग शुरू कर दी। नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा खलीजी ममालिक का हो रहा है। और अमेरिका ने यहाँ से चले जाना है, ये सारा सामान समेट के अपने बेसिस वगैरह उसके रहेंगे, लेकिन बाकी जो नेवी उसने लगाई हुई है ब्लॉकेट के लिए। बिल्कुल जो ठीक। टोल की बात करता है ईरान, वो मेरा ख्याल है इसलिए करता है कि अगर उसके ऊपर से सैंक्शन रिलीव हो जाए और उसके जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल उसको यहाँ से टोल लेने की कोई जरूरत पड़ती है। वो एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए टोल की बात करता है और एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे मेरा ख्याल है बात करता है। तो मुझे लगता है कि टोल से पीछे हट जाएगा, लेकिन कंट्रोल से पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल ठीक। सर मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मुझे मुख्तसर सब प्रेजेंट रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं भारतीय नेवी के हवाले से। जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है उनका, वो बुनियादी तौर पर है क्या, ये ब्लू वाटर फोर्स क्यों बनाना चाहता है भारत, ये क्या है, और जो 28 अरब डॉलर्स के अब नए वो वॉरशिप्स लेना चाह रहा है भारत, उसका मकसद क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। कहीं न जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, भारतीय नेवी ने 28 अरब डॉलर्स अप्रूव किए हैं। अब मुख्तलिफ वॉरशिप्स भारत लेने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि अब 200 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स की तैयारी कर रहा है भारत, और फिर एक ब्लू वाटर फोर्स बनाने का इरादा रखता है बाय द एंड ऑफ 2035। ये है क्या और क्यों भारत इसका इरादा रखता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे इस हिस्से में प्रोग्राम के। और फिर भारत जर्मनी के साथ अपनी जो मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं वो फाइनलाइज कर रहे हैं कि 8 अरब डॉलर की सबमरीन्स लेना चाहता है भारत, वो क्या है और उससे पाकिस्तान को किस तरह खतरा है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। सर, भारत ये जो अब ब्लू वाटर फोर्स बनाने की ख्वाहिश रखता है बाय द एंड ऑफ 2035, पहले तो बताइएगा ये ब्लू वाटर फोर्स है क्या और क्यों भारत जो है ये बनाने का इरादा रखता है। अच्छा हैदर, देखिए ब्लू वाटर नेवी उस नेवी को कहते हैं जो पूरी दुनिया में घूम फिर सकती हो, ऑपरेशंस कर सकती हो, डिप्लॉयमेंट कर सकती हो, और पूरी दुनिया में उसके प्रेजेंस हो, उसके फुटप्रिंट्स हो। तो आप अमेरिकन नेवी को देखिए, वो ब्लू वाटर नेवी है और आपको दुनिया के हर कोने में नजर आती है। ब्रिटिश नेवी है, फ्रेंच है। तो ये भारत का भी एक ख्वाब है कि उनके पास ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए। कता नजर इसके मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा कि भारत क्यों ये करना चाहता है। देखिए, भारत को अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो भारत के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। जाहिर बात है, बड़ा मुल्क है, 1001 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और उसके साउथ में सी है। भारत की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और फिर उसमें अगर आप वो आइलैंड्स भी मिला लें तो तकरीबन ये 11,000 किलोमीटर बन जाता है। जी। और फिर उसके ईस्ट में भी सी है, वेस्ट में भी सी है, साउथ में भी सी है। तो एक तो पहली बात तो ये कि उनकी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है जो उसने लुक आफ्टर करना। बिल्कुल ठीक। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान वाला हिस्सा जिसने उसने लुक आफ्टर करना है। और इसीलिए मैं अक्सर ये सवाल किया जाता है कि भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी से 6-7 गुना बड़ी है, तो जब चाहेगी पाकिस्तान नेवी को वो डेसिमेट कर देगी या उसको ब्रीच कर देगी। मेरा हमेशा ये जवाब होता है कि भारत की अगर नेवी बड़ी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, और वो सारी की सारी नेवी उठा के पाकिस्तान नेवी के खिलाफ नहीं लाएगा। वो वही नेवी लाएगा जो मई 2025 में लेकर आया था, और उसका आपने हशर देख लिया था कि वो 400 मील से आगे नहीं बढ़ सकी। बिल्कुल ठीक। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 साल पहले लेके जाऊंगा, बल्कि 2 3 साल नहीं, 2019 में लेके जाऊंगा, जहां पे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का इजरा किया था, यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि, मतलब कहा तो नहीं गया, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को किसी तरह से रोका जाए, उसको रिटार्ड किया जाए। और उसमें फिर स्ट्रेटेजी ये थी कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी छोटी छोटी ग्रुप्स बनाए जाए। तो फिर आपने सुना क्वाड बन गया, क्वाड 2.0 बन गया, ऑकस बन गया, I2U2 बन गया। अच्छा, अब ये I2U2 और क्वाड, ये दोनों ऐसे ग्रुप्स थे जिनके अंदर इंडिया की शमूलियत थी, भारत की शमूलियत शामिल है। और इसीलिए शामिल है कि अमेरिका ये समझता है कि इस खित्ते में, जो हमारा खित्ता है, इसमें भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सही।
तो आपने गलवान में देखा कि भारत का क्या हाल किया चाइना ने, फिर मई 2025 में देखा कि पाकिस्तान ने क्या हाल किया भारत का। और उनकी नेवी एक वाहिद फोर्स रह गई जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस नेवी ने फ्रंट ही नहीं खोली। हम्म। अगर वो पाकिस्तान के ऊपर जारियत करते तो उनका भी बड़ा खातिर खा नुकसान होता। तो अब भारतीय हुकूमत, आप देखें कि अपनी जो सारी डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है या जियो पॉलिटिक्स में, वो अपनी नेवी का किरदार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेवी एक ऐसी फोर्स है जो दागदार नहीं है फिलहाल। हम्म। तो वो उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, और अमेरिका को और अलाइज को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में हमें रोल दिया है, हम वो बखूबी अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि मई 2025 में हमारी नेवी को कुछ नहीं हुआ। सही। ये नहीं बता रहे कि उस नेवी को इसलिए कुछ नहीं हुआ कि उसने फ्रंट ही नहीं खोलने की जरूरत थी हम्म। और वो दूर खड़ी रही। बिल्कुल ठीक। तो ये एक्सपेंशन प्लान। तीसरी चीज देखें हैदर, जो भी कोई फोर्स होती है, खास तौर पे नेवी, वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट उसको करनी पड़ती है। अगर वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट ना करें तो फिर वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि डिफेंस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी से हो रही है कि आपको पेस रखना है दुनिया के साथ। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको रीच आउट करना है उन लोगों को जहां पे ये चीजें बन रही हैं, और अपने आप को इक्विप करना है। तो ये चीज इस वजह से भी एक मजबूरी है उनकी। लेकिन ये सब कहने के बावजूद देखिए हैदर, मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फर्क निकला है ना, वो टेक्नोलॉजी का, प्लेटफॉर्म्स का, ये नंबर्स का नहीं है। जी। वो फर्क निकला है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का। बिल्कुल ठीक। और वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ उस ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात नहीं कर रहा जो उस वक्त आमने सामने लड़ रहे थे। ये वो ह्यूमन रिसोर्स है जो बरसा बरस से चला आ रहा है, जो प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजाइज करता है, जो ये देखता है कि जब ये दिन आएगा तो हमने हमने हमें क्या चाहिए होगा, हमारी कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हमारे पास क्या कुछ होगा जो हम यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये फर्क तो रहेगा। बेशक वो 2035 का प्लान बना लें, 40 का बना लें, $28 बिलियन, $64 बिलियन, कुछ भी कर लें, लेकिन जो फर्क है वो फर्क। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो अभी उनका इरादा है कि कुछ 200 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स वो तैयार करें, वो भी 2035 तक का प्लान है उनका। तो उससे आप समझते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ अराउंड 1100 किलोमीटर्स, भारत का अगर हम उनके आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमसे 10-11 गुना ज़्यादा उनके पास एरिया है, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। तो उनको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए हमसे, लेकिन उनका इस्तेमाल वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है और पाकिस्तान से बड़े नंबर्स में कर सकता है। ये जो 200 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और अभी वो नए कोई 74 नए वॉरशिप्स की बात भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये किसी तरह पाकिस्तान के लिए कोई अलार्मिंग चीज़ है? देखिए हैदर, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये 74 शिप्स भारतीय नेवी में शामिल हो जाएंगे तो भारतीय नेवी का टोटल स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी। जो उनके पास अभी शिप्स हैं, क्या ये मौजूद होंगे या ये फेज आउट हो चुके होंगे। तो जो नेट रिजल्ट होगा वो आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी तो जो कुछ रिपोर्ट्स हैं सर, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने जो पढ़ा है कि 140 से 150 एक्टिव वेसल्स हैं इस वक्त भारत के पास, और ये अब 200 तक लेके जाना चाह रहे हैं इसको। जी, 140-150 एक्टिव वेसल्स का मतलब है कि उसमें वो तमाम जहाज और बोट्स शामिल हैं जो उनके फ्लीट में इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। उसमें छोटी बोट्स भी शामिल हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स वाले भी शामिल हैं, उसमें और सर्वे वेसल्स भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सारे एक्टिव वॉरशिप्स नहीं हैं या एक्टिव वॉर प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे। ठीक है। इसमें सारे जो एंसिलरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वो टोटल नेवी की स्ट्रेंथ बनती है। बिल्कुल ठीक। तो जो एक्टिव प्लेटफॉर्म्स इनके हैं उनमें अगर आप उनकी एज देखें, उनकी लाइफ देखें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो रहे होंगे और ये नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे होंगे। तो बाय द टाइम ये नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जो टोटल नेट नंबर होगा वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। और ये बात हम कर रहे हैं 2035 की, जिस वक्त एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा आज के एनवायरनमेंट से। तो इन सब चीजों को जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो फिर आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा एम्बिशियस प्लान नजर नहीं आता जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान को खौफ हो। दूसरी चीज, हमारे जेल में ये होता है कि उनके तो 74 शिप्स आ जाएंगे और 200 हो जाएंगे टोटल इन्वेंट्री, तो पाकिस्तान यहीं खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी यहाँ नहीं होगा कल जहाँ पे वो नहीं होंगे। इसलिए कि आप देख लें कि हमारी तो फिर अभी 8 सबमरीन आ जानी है विद इन 1-2 years।
अच्छा, फिर वो सबमरीन्स के बाद फिर हमारे जहाजों का सिलसिला शुरू हो जाना है, हमारे अपने जहाज बन रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, वो फ्लीट में शामिल हो जाएंगे, तो बतदरीज हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक। तो वो जो फोर्स डिफरेंशियल है ना, वो फोर्स डिफरेंशियल को इतना ज्यादा नहीं सर रह जाएगा आखिर में जिसकी वजह आखिर से में ये हमें जो भी आपने खतरा हो। सबमरीन्स की बात की, हमने देखा कि बड़ा शोर मचा जिस वक्त पाकिस्तान ने ये हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स के हवाले से बात शुरू की, और जब पहली आई पाकिस्तान तो भारत में एक बड़ी बहस शुरू हुई कि पाकिस्तान इसको शायद बे ऑफ बंगाल में मुस्तकबिल में डिप्लॉय करने का इरादा रखता है। तो अभी सर वो जर्मनी से बात कर रहे हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं कि बस फाइनलाइज होने वाली हैं किसी भी वक्त। इनिशियली उन्होंने 9 सबमरीन्स की बात की, अब वो कह रहे हैं कि 6 सबमरीन्स एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल स्टेल्थ सबमरीन्स जो जर्मन टाइप 214 क्लास इक्विप्ड विद फ्यूल सेल एंड एआईपी। तो ये हमारी जो सबमरीन्स हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, वही टेक्नोलॉजी है, या ये कोई एडवांस्ड सबमरीन्स हैं जो भारत अब जर्मनी से $8 बिलियन की डील करने जा रहा है? हैदर, ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जो हमने ली हुई है चाइना से, और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि मेकर का फर्क है, वो जर्मन है और हमारी चाइनीज है। देयर इज नो जो उनमें कोई उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज हैदर, ये देख लीजिए कि भारतीय सबमरीन फोर्स और पाकिस्तानी सबमरीन फोर्स, इन दोनों का जरा तकाबली जायजा कर लीजिए। ओपन सोर्स से सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप देख लेंगे कि पिछले कोई 8 साल में आपने 4 दफा उनकी सबमरीन पकड़ के वापस की है, और ये वो है जो सिर्फ आपने ओपन सोर्स में बताई हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि हमने ना बताए हो। पाकिस्तान की कभी कोई सबमरीन वो डिटेक्ट नहीं कर सकी है भारतीय नेवी। नंबर 2, आप उनकी सबमरीन फोर्स के एक्सीडेंट्स देख लीजिए और पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स के एक्सीडेंट्स देख लीजिए। एक तो तादाद में बहुत ज्यादा फर्क है, और दूसरा जिस किस्म के एक्सीडेंट्स हुए उनकी नौयत में बहुत ज्यादा शर्मनाक एक्सीडेंट्स। यानी सबमरीन सबमरीन जहाजों से टकरा रही है, सबमरीन आपस में टकरा रही हैं, हार्बर में खड़े हुए डूब रही हैं। तो जो मैं पहले बात कर रहा था ना कि देखिए, आपके पास इक्विपमेंट कहीं का भी, आपको उसको चलाना और इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ऑप्टिमम यूज उसका जिस वक्त जरूरत है उस वक्त आप कैसे करते हैं, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली डिसाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फैसल अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।